हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 9 नवंबर 2020। तो हम शुरू करते हैं अपने द हिंदू का एडिटोरियल। इसमें जो पहला टॉपिक है वो GS2 से लिया गया है, इंडिया एंड बिडेन, जो कि है अब ऑन पोस्ट ट्रम्प टाइज के बारे में। बिडेन जो है आप सबको पता है, उन्होंने US के इलेक्शन जो है जीत लिया है। अब ये जो एक तरह से होगा, क्या होगा, मिक्स्ड बैग होगा गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ जहाँ जो मोदी जी हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया था ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जैसे कि उनको यकीन था कि शायद ट्रम्प ही आएंगे, और इन सब में इंक्लूड क्या था, इंक्लूड था कि जैसे कि हस्टन और अहमदाबाद की रैलीज़ जो कि मिस्टर ट्रम्प के साथ की गई थी। और एक इस तरह से पता चलता है कि हाँ, एक वर्चुअली हम ऐसा सोचते थे, हमें ऐसा लगता था कि आने वाले टाइम पे मतलब जो ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन भी ट्रम्प ही जीतेंगे, वो री इलेक्ट होकर आएंगे, ऐसा कुछ उनका मानना था। अब देखते जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन्वाइट किया 2+2 टॉक्स में जस्ट बिफोर दी US इलेक्शन, जो कि एक तरह से बहुत ही ये चीज़ दिखाता है कि इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि जो ट्रम्प है वापस से री इलेक्ट होकर आएंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नॉइस। सुबह सुबह का टाइम है तो कौवे बोलते रहते हैं मेरे घर साइड पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सबको छोड़ के हाँ जी, तो ये है एक हाथ पे, जहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है। कौन, US इंडिया रिलेशनशिप के ये कौन सपोर्टेड है, बिडेन जो है सपोर्टेड है, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो भी प्रेसिडेंशियल चीज़ें हैं उनको एक कंफर्ट के हिसाब से लेके आए, जिससे क्या हो, जो फॉरेन पॉलिसी हो उनमें जो उन्होंने प्रोमिस किए गए थे उनको अंडरस्टैंड कर सके, जिससे कि फ्यूचर स्ट्रैटेजी जो टाइज़ हैं उनको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। जो फॉरेन पॉलिसी है मे बी या फिर मे बी नॉट, जो भी चीज़ें हैं उनकी जो इमीडिएट प्रायोरिटी है, हो सकता है कि इमीडिएट प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी ना हो मिस्टर बिडेन की, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हर एक कंट्री, हर एक स्टेट पहले अपने यहाँ का देखेगा, तो मे बी उनका भी कुछ ऐसा ही हो। अब इस चीज़ से क्लियर होता है कि जो जो कुछ ट्रम्प के द्वारा मूव्स लिए गए थे उनको ये रिवर्स करने वाले हैं फॉर श्योर, जिससे कि क्या हो, कुछ पॉलिसीज़ को, जो भी चीज़ें अच्छे से नहीं थी उनको अच्छे से किया जा सके, या फिर वॉट एवर ही वॉन्ट्स, ठीक है जी। अब देखिए, अब इंडिया के लिए क्या बात है, इंडिया के लिए क्या है, जैसे कि पहली बात तो ये जो US का रिटर्न है जिससे कि सॉरी जो इंडिया है उसने इंक्लूड किया था, जो US का है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, वो हेल्प करेगा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये भी हो सकता है कि क्या कर सकता है कि जो US है वो हो सकता है कि वापस जो उनकी ट्रम्प जी की पॉलिसीज़ थी उनकी में क्या क्या कर सकता है। आई मीन सॉरी, ये जो एक स्लाइड है आई थिंक ये कोई चेंज हो चुकी है, पहले ये स्लाइड है। हाँ जी, अब कुछ जो पॉलिसीज़ वो चेंज करने वाले उनमें ये हो सकता है कि जैसे जो ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशन था उससे US बाहर हो गया था, वो उसमें वापस से आ सकते हैं, और कुछ रीजनल कनेक्टिविटी एम्बिशंस थे उसको फैसिलिटेट करके वापस से स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अनलाइकली मे बी जो अफगान पुल आउट का जो आइडिया था उसको रिवर्स ना करें, ठीक है जी। इंस्टेंट मे भी हो सकता है कुछ ऐसे और अच्छे एफर्ट्स लेके आने से कि चीज़ों को अच्छे से किया जा सके। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के उनका मानना है कि वो अडॉप्ट करेंगे एक लेस कंफर्टेशन एटीट्यूड की, साथ ही साथ क्या होगा, पुश बैक को भी मेंटेन करेंगे। अब देखिए जी, जो एक हार्ड नर्व है हमारे इंडिया के इशू की, जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गया, JNK का इशू हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, इन सबको जो भी एक चीज़ जो गिवन जो अभी तक हमारे इंटरनेशनल कोर्ट में पड़ी हुई हैं, उन पे कुछ ना कुछ चीज़ें आ सकती हैं। और एक जो पेपर भी रिलीज़ हुआ था, कैंपेन, उसके कैंपेन में रिलीज़ हुआ था, इसको जिन्होंने इस सब चीज़ों को एक डिसअपॉइंटेड बताया, ठीक है जी। अब दिल्ली को इन सब बातों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत ही टफ कॉन्वर्सेशन होने वाली इन सब सेंसिटिव इश्यूज़ पे, ठीक है जी। जो बिडेन है वो चेंज करना चाहते हैं लीडरशिप स्टाइल में, जो भी उनका है वो भी कैसे, वो एक ब्रॉडर पावर देना चाहते हैं किसको, एडवाइज़र्स को, और क्या करना चाहते हैं, प्रोसेस जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो उनके थ्रू ही लेना चाहते हैं, ठीक है जी। मतलब पावर्स को डिवाइड करना चाह रहे हैं सब में इक्वली कुछ ऐसा कुछ। उनका ऐसा मानना है कि जो भी बिल्डिंग अप है हमारा, जो US का ट्रेडिशनल ट्रांस अटलांटिक या फिर ट्रांस पैसिफिक अलायंस रहा है, उसको वो ऐड कर सकते हैं, जिससे कि कहो अमेरिका का है जो क्या हो, जो उसका मोर ट्रांजैक्शनल ट्रेंड है वो लाया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। हालांकि ऐसा कोई भी ऐसा सडन मूव देखने को नहीं मिल सकता है, जैसा कि ट्रम्प चाहते थे कि हम जो इंडिया का GSP, मतलब जो GSP है उसका, वो उससे छीन लिया जाए। वो ऐसा नहीं करेंगे ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मतलब। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है वो है कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में। ये आर्टिकल लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा, जो कि राज्यसभा के MP भी हैं और साथ ही फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी हैं।
देखिए जी, और जो सबसे ऊपर की ये मैं लाइन लिखती हूँ ना, मतलब ये राइटर के नाम के अलावा जो मेरा फर्स्ट लाइन होता है, ये आपने देखा होगा ना, द हिंदू में एक फ़ोटोज़ आती है, उसके नीचे कुछ लिखा होता है, तो मेरी फर्स्ट लाइन जो है वहीं से कॉपी पेस्ट होती है। सीरियसली बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि आप पहला अगर सेंटेंस पढ़ोगे, in the post COVID-19 world, we should make efforts to ensure that G in GDP is not gross but green। कितना सही है, अगर आप इंट्रो स्टार्ट करना चाह रहे हो, फिर कंक्लूजन लिखना चाह रहे हो एट द एंड में, तो कितना सही लाइन बन जाती है। ठीक है जी, तो ये था। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, हमने हिस्ट्री से डिवाइड, हम जो हमने पढ़ा है अभी तक, बेसिकली मैंने, आपने, हम सब ने, वो उसने क्या पढ़ा, हिस्ट्री को BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, या फिर CE मतलब कॉमन एरा के नाम से जाना है। लेकिन इस कोविड-19 के टाइम पे हम BCE को बिफोर कोविड-19 एपिडेमिक और CE को हम कोविड-19 एपिडेमिक के नाम से जान रहे हैं। जो हमारी लाइफ है, जाहिर सी बात है, वो अपसाइड डाउन में क्या बोलते हैं, टर्न हो चुकी है। कोविड-19 का जो क्राइसिस है, या फिर इसके बाद जो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो जाहिर सी बात है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को, साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटी, चाहे तो हम इसको एज आ क्या कह सकते हैं, एक पॉज समझ लें कि ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में है, या फिर हम ये समझ लें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि हम चीज़ों को रीसेट कर सकते हैं, रिकैलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर चीज़ों को रीथिंक करके अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम क्या है वो भी देख लेते हैं। जो पब्लिक हेल्थ हमारा कैटास्ट्रॉफ है, ठीक है जी, ये हमें बताता है कि हमें वापस से इन्वेस्टमेंट को इन्हेंस करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में, वो भी किस डायरेक्शन में, जिससे कि एक पब्लिक हेल्थ को डायरेक्टली बेनिफिट मिल सके। डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ के बेनिफिट में हमें सब चीज़ें, मतलब R&D को फैसिलिटेट करना चाहिए, एनहेंस करना चाहिए। इसके थ्रू जो हमारा एक जो ये सब चीज़ें निकल के, जो भी हमारा इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है क्या, हमारे फंडामेंटल इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम को। ठीक है, अभी किसके थ्रू, जैसे कि हमारा लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, ठीक है जी, और हमेशा से ह्यूमन इंक्रोचमेंट बढ़ता चला आ रहा है, ठीक है जी, नेचुरल वर्ल्ड पे, ये सब जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ही हैविली, जिससे कि क्या हो, जो भी आउटब्रेक चल रहा है हमारे एपिडेमिक का, इसका आउटब्रेक और स्प्रेड जो है डिजीज़ का हो सके, ऐसा राइटर का मानना है। मेरा ऐसा कुछ भी थॉट नहीं है, पहले बता दूँ मैं आपको। चलिए फिर थोड़ा जूम कर लेते हैं। जो थ्री ईज़ हैं, हम सब ने पढ़े हैं, इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इन सब की, मतलब इन 3 ईज़ से हम एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये की हैं, जिससे कि हम जो पेंडेमिक है उसका पोटेंशियल क्या है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें जो है बहुत ही ज़्यादा अटेंशन पे करना पड़ेगा बायो साइंस के ऊपर, जो कि डायरेक्टली अंडरपिन करेगी एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरनमेंट, जो कि इस डिज़ीज़ के थ्रू ये सब चीज़ें भी बहुत हद तक अफेक्ट हुई हैं, और इनसे बहुत सी लिवलीहुड जो है वो भी अफेक्ट हुई है। आप सबको पता है कि ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था अर्बन टू रूरल में, और कितना ज़्यादा फूड क्राइसिस हो रहे हैं, मतलब फूड है बट लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत सी इश्यूज़ हुए हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है पास्ट फ्यू मंथ्स में, हम सबको पता है। जो पब्लिक हेल्थ साइंस है या फिर जो एनवायरमेंटल साइंस है, वो कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा राइटर कहते हैं। ओके, आगे क्या है और जो राइटर है उनका कहना है, जो भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि केमिकल कंटामिनेशन, डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट जनरेशन एंड एक्यूमुलेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये सब एक तरह से पब्लिक हेल्थ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ मॉर्बिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, इन दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। और एक तरह से हम ये भी दे सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं इन सबके तरफ एक एक्शन लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जनरेशन पे या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट बहुत बुरा डाल रही हैं। ट्रेडिशनली जो हम अभी तक सोचते चले आ रहे थे ना, ग्रो नाउ एंड पे लेटर, वो मॉडल जो है अब नहीं चलेगा, जो कि वो अनसस्टेनेबल है इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अभी आपको जैसे पता होगा ना, अभी अब होता क्या है, जैसे कि मान लो किसी भी इन्वेस्टर नहीं बोलूँगी मैं, किसी भी कंपनी को अगर कहीं लैंड लेना है, तो उसको क्या करना होता है, उस लैंड के बराबर एक और लैंड उनको देना पड़ता है। फॉर मान लीजिए कि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो जो भी कंपनी लेने आएगी कोई लैंड, वो मुझे सेम लैंड का एक एरिया देगी, तो पहले मैं जाके उस लैंड पे फॉरेस्टेशन करूँगी, पेड़ पौधे लगाऊंगी, और जब हाँ पेड़ पौधे लग जाएंगे तब जाके वो लैंड, उस लैंड के में जितना भी फॉरेस्टेड एरिया था, ये जाहिर सी बात है लैंड आप कहाँ से लोगे, फॉरेस्टेड एरिया से लोगे या फिर कुछ भी करोगे, बट हाँ कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का लॉस करोगे ना आप। तो अब ऐसा नहीं होगा, पहले आप पे करो और उसके बाद आपको चीज़ें मिलेंगी। ऐसी चीज़ें अब गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कहीं कुछ ना कुछ हद तक सही है, बट इसके कुछ बुरे इम्पैक्ट भी हैं। वो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी बता देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने पेड़ पौधे लगाए,
अब क्या पता उसमें से कितने आगे ग्रो कर पाएँ, कितने ग्रो ना कर पाएँ। मे बी जैसे कि आप मान सकते हो कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, वहाँ पे सदियों से कुछ पर्टिकुलर जीव जंतु रहते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या वो जीव जंतु मेरे लगाए हुए पेड़ पौधे वाला जो जंगल है वहाँ पे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। वहाँ पता नहीं कितने डिफरेंट वैरायटीज़ के पेड़ पौधे अवेलेबल हों, बट जो जहाँ मैं लगाऊंगी वहाँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग लगाऊंगी, और पता नहीं वो आगे ग्रो कर पाए ना कर पाए। तो बहुत सी चीज़ें ना ऐसे इम्पैक्ट कर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सोचने वाली बात है। बट कहीं ना कहीं जो ये भी चीज़ें चल रही हैं कि हाँ पहले आप पे करो, बाद में अपना चीज़ें डेवलपमेंट करो, आगे में भी आने वाले फ्यूचर में कुछ और ज़्यादा इनिशिएटिव्स अच्छे लिए जा सके। चलिए आगे देखते हैं हम। खैर, जो एक क्लाइमेट चेंज है वो रियलिटी है, नो डाउट। हम इस चीज़ का जो मतलब जो चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे कि अनसर्टेन मानसून हो रहा है, कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं बहुत फ्रीक्वेंटली हुए जा रहे हैं, रिट्रीट ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हो रहा है, इन सब को हम, और जो मीन सी लेवल का राइज हो रहा है, इन सबको हम बहुत दिनों तक मतलब ये नहीं कह सकते कि बस एक आर्ग्यूमेंट ही करते जाओ, कोई सोल्यूशन ना लेके आओ, लॉन्ग टर्म का कोई सोल्यूशन ना लेके आओ। ठीक है जी, इन सब से काम नहीं होगा। अब जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिस अर्थ साइंस का नाम दिया गया है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। ठीक है जी, ये कहता है, बहुत ही एक्सीलेंट ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, बहुत ही सही चीज़ों पे फोकस करती है। इसने पॉइंट किया है क्या कि हमें ज़रूरत है कि फ्यूचर में हम ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजीज़ को लेके आए जो डिफरेंट एरियाज़ पे काम करें। ठीक है जी, डिफरेंट एरियाज़ पे काम करें, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनको एनालिसिस करें, और साथ ही साथ जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उसके भी बैड इफेक्ट हो रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड पे, उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करें। जो वन टाइम सोल्यूशन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि एक तरफ तो हमें सोल्यूशन देती हैं, बट एट द सेम टाइम हमें कुछ टाइम बाद वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। एग्जांपल दिया गया यहाँ पे HFC का। ठीक है जी, जैसे कि एक टाइम पे क्या था, इसका माना जाता था कि जो भी हमारा ओजोन लेयर में डिप्लीशन चल रही है उसको इसके थ्रू हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, एक तरह से इसने भी थ्रेट स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। टाइम के साथ साथ ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, इसके बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ने लगे। कैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप देख सकते हो, एक तरफ तो सोल्यूशन भी था कि हाँ हम ओजोन लेयर को फिक्स कर सकते हैं, दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, जो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। अब 2018 में जो कैलिफोर्निया है, जो कि वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है, ठीक है जी, इसने पहला ऐसा कमिट किया था कि वो जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करने की कोशिश करेगी, और ये अचीव करेगी बाय 2045। अब दिसंबर 2019 में यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, कैलिफोर्नियन के इस मॉडल को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम 2045 तक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम 2050 तक ज़रूर कर लेंगे। अब इसके बाद 2020 में जब चाइना ने ऐसा कुछ कहा तो भाई पूरी दुनिया शॉक में आ गई। चाइना ने कहा कि हाँ भाई हम भी करेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी, लेकिन जो हमारा गोल होगा 2060 तक होगा, 50 या 45 तक नहीं होगा। और कुछ हफ्ते पहले जापान और साउथ कोरिया ने भी इस क्लब को ज्वाइन कर लिया, अनाउंस किया कि वो भी कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेंगे, वो भी बाय 2050 तक, जैसे कि हमारा यूरोपियन यूनियन जो है करने वाला है। अब इंडिया ने भी क्या किया, जब इतने सारे देश जो है इतनी सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, उसके इम्पैक्ट समझ में आ रहे हैं, तो हमारे प्यारे भारत ने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया बहुत ही सीरियसली तरीके से। ठीक है जी, वो भी खासकर तब से जब से आपको पता है कि ये एपिडेमिक आया है, उसके बाद पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे हैं, उन सबको देखने समझने के बाद बहुत ही तेज़ी से सोचना समझना शुरू करा है इंडिया ने भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात मानते हैं कि हाँ जो हमारा पर कैपिटा जो एमिशन है वो बहुत लो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम इस बात के पीछे छिप के जो भी ये बात मतलब इस बात को आगे रख के क्या हम अपना ये चीज़ बता सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी हमारा जो पर कैपिटा एमिशन होगा वो कम ही रहेगा? जी नहीं, इस बात के पीछे हम बिल्कुल छिपे नहीं रह सकते हैं। अभी क्या हुआ, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज जो 2015 में हुआ था, उसमें हमने कमिट किया था कि जो हमारा 40% है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी का, वो होगा कहाँ से, नॉन फ्यूसिल फॉयल सोर्सेज से बाय 2030। और उम्मीद है कि हम ऐसा कर भी लेंगे। बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज़ें चल रही हैं, बट हाँ कुछ पॉज भी लग चुका था इस एपिडेमिक की वजह से। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब बोल्डर मोर वर्थवाइल गोल के बारे में बात करते हैं। देखिए भी क्या रहा है, सेंचुरी से जो भी कार्बन एमिशन, मतलब आपको पता है ना कि ये जो हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी जो है, इसका जो एक वर्ड माने हम, ये कार्बन एमिशन या जो भी चीज़ आप कह लो, ये क्या है, हमेशा इसकी डेफिनेशन जो है वेरी करती रहती है। कभी किसी कंट्री की अलग होती है, किसी कंट्री की अलग होती है। लेकिन जो यहाँ पे राइटर है वो कहते हैं, उनका मानना है कि सेंचुरी से, ठीक है, अगर हम माने तो जो कार्बन एमिशन है वो इक्वल होता है अब्जॉर्शन इन कार्बन सिंक।
इवन जो जो कि क्या होता है फॉरेस्ट में भी होता है, फॉरेस्ट उनमें से एक है मतलब। अब देखिए पेरिस जो 2015 में हुआ था उसमें कमिट किया गया था जो भी कार्बन सीक्वेंसेशन है, ठीक है, जो उस पर कमिट किया गया था थ्रू फॉरेस्ट। लेकिन जो राइटर है उनको लगता है कि ये जो है उनको बहुत डाउट है इस क्रेडिबिलिटी पे, ठीक है। अब राइटर का माइंड जो है वो क्या करता है, वो इन सब मैटर को ओवर करने की बात करता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं अब हम, ठीक है। अब ये भी कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैस को रिमूव कर सकें तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा बहुत ही मैसिव साइंटिफिक इन्वेंशन में और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में, ठीक है जी। और साथ साथ इन सब के बाद बात करता है कि कुछ कॉजन्स भी हैं इन सब चीज़ों के, और ये कॉजन्स जो है किस बातें बताता है, ये बताता है कि जो भी हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ न्यूक्लियर एनर्जी में। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कहा गया हमारे पास जाहिर सी बात है कोई भी ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है आई एम रियली सॉरी, बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है ह्यूमन के पास कि वो आए और तुरंत फटाफट कर ले। टाइम लगेगा चीज़ों को एनालिसिस करने में, जानने में, समझने में और फिर R&D करने में, ठीक है। अभी जो मोस्ट रिसेंट आइडिया है जिससे कि हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, चीज़ों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आइडिया क्या, जियो इंजीनियरिंग। हालांकि काफ़ी सारे आइडियाज़ आए निकल के, बहुत तरह के आए, बट ये सबसे अप्रोप्रिएट लगा, ठीक है। जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं एक इंटीग्रल पार्ट ही तो है जिससे कि हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है जी। आप देखते हैं पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड क्या होगा, ठीक है। एक बहुत ही हमें रेडिकल डिपार्चर बनाना पड़ेगा फ्रॉम द पास्ट ऑफ मेक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल। जीडीपी ग्रोथ है, जाहिर सी बात है कभी ना कभी मतलब आने वाले कुछ टाइम में 7 to 8% ग्रोथ पे वापस से आ ही जाएगी। अब इन सब के बाद जो है इंडिया को ज़रूरत है ये चीज़ दिखाने की कि वो कितना केपेबल है, चीज़ों को किस हद तक मैनेज कर सकता है। अब इंडिया का टाइम आ गया है कि वो अपनी चीज़ों को दिखाए और बताए कि कैसे कैसे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करना है और कैसे ग्रोथ दिखानी है। तो यह आर्टिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है स्ट्रैटेजी कंफर्ट विथ मालदीव्स के बारे में, ठीक है जी। इसको लिखा गया है एन साहित्य मूर्ति के द्वारा, जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो एंड हेड है चेन्नई इनिशिएटिव ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, ठीक है। पहली लाइन जो है मतलब आई मीन जो पहला सेंटेंस है वो अगेन मैंने जो फोटो थी वहाँ पे उसके नीचे से लिया है। मतलब कहा गया है डिस्पाइट इंडिया आउट प्रोटेस्ट, जो न्यू दिल्ली है उसको क्या करना चाहिए, जो सोली की गवर्नमेंट है उसमें इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को लेके आना चाहिए। अभी क्या हुआ, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन जी, इन्होंने मालदीव की विजिट करी और चीज़ों में मतलब जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी। हालांकि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं मालदीव के साथ वो सेंचुरीज से काफ़ी सही रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। और लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे जो कनेक्टिविटी है दोनों देशों की कुछ हद तक और ज़्यादा अच्छी हो गई है। जो मालदीवियन स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंड कर रहे हैं। और जो उनको जो पेशेंट हैं फ्लाई के द्वारा यहाँ पे उनको लाया जा रहा है कि उनकी कोई पर्टिकुलरली हेल्थ केयर की जा सके, एडेड बाय अ लिबरल वीज़ा फ्री रेजिम एक्सटेंडेड बाय इंडिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब। जो टूरिज़्म है आपको पता है मालदीव की इकोनॉमी का एक मेन स्टे है और इसी वजह से क्या है बहुत से लोग जो हमारे इंडिया के बहुत से लोग वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं और बहुत से कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे जॉब के लिए भी आते हैं। जोग्राफी अगर हम मालदीव से कुछ जोग्राफिकल लिमिटेशंस की बात करें अगर हमको देखते हुए, इंडिया ने जो है वहाँ के एक्सपोर्ट कब और इसेंशियल कमोडिटीज़ से उसको एग्जम्प्ट कर दिया है। अब 1988 में क्या हुआ था जब वहाँ पे आर्म्ड मशीनरीज आई थी जिन्होंने ट्राई किया था कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मौम अब्दुल गायून को उनको हटाने के उनके अगेंस्ट में आया था। तब इंडिया ने क्या किया था, अपने पैरा ट्रूप्स और नेवी वेसल्स को भेजा था, जिसके बाद हुआ क्या था, जो उनकी लीडरशिप थी, उनकी जो लेजिटिमेट लीडरशिप थी, उनको बचाया गया था। किसके तहत, अंडर ऑपरेशन कैक्टस के तहत। अब 2004 में जब सुनामी आई थी और वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हो गए थे, तब भी कहाँ हुए थे, माले में हुए थे, तब भी इंडिया फटाफट आया था और हेल्प की थी इन सब चीज़ों से उभरने के लिए। अब जब यहाँ पे पीक चल रहा था हमारे कोविड-19 का, तब भी क्या हुआ था, इंडिया ने $250 मिलियन की एड बहुत ही कम समय में प्रोवाइड की थी मालदीव्स को। इसके साथ ही साथ न्यू दिल्ली ने इन सब के बावजूद भी वहाँ पे कुछ मेडिकल सप्लाईज़ की हेल्प की मालदीव की, और साथ ही साथ एक नया कार्गो फेरी भी शुरुआत करी और एक ओपन किया एयर ट्रैवल बबल, ठीक है। ये एक तरह का साउथ एशिया में पहली बार ऐसा किया गया था। आप देखते हैं प्रोटेस्ट फ्रॉम यामीन कैंप
प्रोटेस्ट क्या चल रहा है, जो अब्दुल्ला यामीन हैं जब वो पावर में थे तभी जो है वाटर क्राइसिस आए थे, लेकिन जैसा आपको पता है यामीन के साथ हमारी इंडिया की नहीं बनती थी। इन सब के बावजूद भी इंडिया ने उनकी हेल्प की एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के तहत, ठीक है जी। जो यामीन कैंप ने सबके बाद लॉन्च किया एक इंडिया आउट कैंपेन अगेंस्ट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है कि इंडिया ने काफ़ी सारा इंडिया ने वहाँ पे काफ़ी सारा फिजिकल, सोशल और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग दे रखी है, जिससे कि यहाँ डेवलपमेंट हो सके। इन सब के अगेंस्ट जो है वो इंडिया आउट कैंपेन जो है स्टार्ट कर दिया गया है। जो मालदीवियन है वो उनका जो प्रोटेस्ट है वो इस बात को डिमांड करता है कि जो मिस्टर यामीन है जिनको 5 साल तक के लिए जेल मिली थी क्योंकि वो उनको मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया था, उनको रिलीज़ कर दिया जाए, ऐसी बात चल रही है, ठीक है जी। इतना सब हुआ, इतना कुछ इंडिया ने हेल्प की, लेकिन इंडिया की सारी हेल्प वो भूल गया और इंडिया आउट कैंपेन जो है चला दिया। वहीं मिस्टर यामीन की बात करें तो उन्होंने क्या किया, वो इंडिया से इस कदर खफा थे कि उन्होंने क्या किया, अपने कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन जो है वो चलाए, किसके लिए, लेकिन चाइना के लिए, और वो बहुत ही बायस थे अगेंस्ट इंडिया, ठीक है जी। अब कुछ कंसर्न की बात कर लेते हैं। जैसे कि मिस्टर नासिब जो हैं वो क्या है, पब्लिक इश्यूज़ जैसे कि करप्शन चार्जेस अगेंस्ट मिनिस्टर्स, जो अगर इनको बहुत ही हाई लेवल पे हम डालेंगे तो जाहिर सी बात है जो आने वाले MDP रन अप 2023 के जो प्रेसिडेंशियल पोल है उन पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट करेगा। इसके साथ ही साथ जो भी जिनका कहना है कि हमें चेंज ओवर करना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये एक तरह से पोलराइज़ करता है उन नेशंस को, जैसे कि जो कि ऑलरेडी ओवर पॉलिटिसाइज़ करते हैं उन चीज़ों को, उन नेशंस को जो कि ऑलरेडी पार्लियामेंट्री फॉर्म में हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने तीनों आर्टिकल बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मैं वीडियो जो है वो पोस्ट कर सकूँ और आप अपनी डेली की कंटिन्यू जो भी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।